जो भी हमने कल डिस्कस किया उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टार्टेड विद योर पंचायती राज। सबसे पहले हमने कुछ कमिटीज डिस्कस करी थी। किसी का कोई डाउट है कमिटीज के रिगार्डिंग? हु कैन नेम ऑल द कमिटीज विद एयर? कमिटीज ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है आपका पंचायती राज का, ठीक है। और इसलिए सबसे पहले हमने उसी को किया था। हु कैन नेम ऑल द कमिटीज? वैसे नहीं ना, फिर ऑर्डर में सब कुछ बताना है, ठीक है। चलो, कैन यू नेम इट टुगेदर? फर्स्ट कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी 1850। ओके, 1950, 1857। तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी जाए जल्दी है ना, ठीक है। 1957। Then the second committee came was अशोक मेहता कमेटी। प्राइम डिफरेंस बिटवीन टू कमिटीज बताओ। प्राइम क्या है? 2 टायर एंड 3 टायर सिस्टम। अशोक मेहता टू टायर, और कौन सा टायर इसने मिस कर दिया था आपका? जो आपका पंचायत, जो आपका लोकल था ना, बिल्कुल लोकल था, ठीक है। ओके, थर्ड वन वाज जीवी के राव कमेटी, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, कौन सी कमेटी आपकी प्लानिंग कमीशन ने बिठाई थी? जीवी के राव कमेटी, ठीक है। आपकी प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, मोदी जी को पसंद नहीं है, मोदी जी ने हटा दी। अगर मैं तुम्हें कोई बात बोलता हूँ तुम हंसा मत करो देख के, ठीक है। आई लव दैट पर्सन, ठीक है। ये मेरी बातों में मत जाया करो। अगर हम सबकी एक ही सेम ओपिनियन होगी फिर हम कैसे डिस्कशन करेंगे ना उसके ऊपर। तो मुझे प्रिटेंड करना पड़ता है कि आई हेट दैट पर्सन जस्ट बिकॉज यू लव दैट पर्सन। यू डोंट लव, so on from now onward I will only be talking about the good things, ठीक है। let me give you the second perspective about नरेंद्र मोदी। ओके, तो प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, उन्होंने जीवी के राव कमेटी बिठाई थी। इसके बाद कौन सी कमेटी आई थी आपकी? एल सिंघवी कमेटी। अब इसके बाद जो 3 कमेटी हैं उन्होंने एक ही बात बोली है बार बार, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करना है। इसके बाद कौन सी आती है आपकी? संगठन कमेटी ने सबसे पहले कहा था कि वीमेन के लिए क्या करो? सीट रिजर्व करो, ठीक है। हालांकि इसने बताया नहीं कितनी करनी है, बस कहा कि सीट रिजर्व करो। लास्ट में कौन सी कमेटी आती है आपकी? गडगिल कमेटी आती है, पावर ऑफ टैक्सेस को कंपल्सरी तौर के ऊपर करना है इनको, ठीक है। इसके अलावा इसने ये भी बताया कि क्या क्या सिस्टम होना चाहिए आपका रिजर्वेशन का। 1/3 मतलब रिजर्वेशन करनी है, लेकिन कितनी कितनी करनी है वो भी बताया इसने, ठीक है। तो कुछ सिंपल सी चीजें हैं जो आपको कमिटीज में याद होनी चाहिए। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि फाइनली आपका 4 कमिटीज, देखो कौन कौन सी 4 कमिटीज ने डिमांड करी थी कि मिलना चाहिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। जल्दी बताओ, विच 4 कमिटीज टॉक्ड अबाउट? हाँ, ऐसे तो एग्जाम में ही लिखेगा लास्ट की 3 है। ओके, एक गडगिल नहीं, पहले अशोक मेहता, एल सिंघवी, गडगिल और थंगन, ठीक है। ये 4 ने कहा था क्या मिलना चाहिए इसको? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, ठीक है, व्हेन इट गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, उसके बाद दे डिसाइडेड, ठीक है, कि इसके लिए एक नया पार्ट ऐड करना पड़ेगा संविधान में। तो कौन सा पार्ट ऐड किया गया संविधान में? आर्टिकल कौन कौन से? 243 ओ, ठीक है। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो आपका पावर्स की बात करता है? जी के मैं जो बोलूंगा मान लोगे तुम लोग? ठीक है, ये बात करता है आपका पावर्स की। और 243 कहता है कि आपका जो पावर्स हैं वो एक मेरे शेड्यूल में लिखी हुई है। कौन सा शेड्यूल? 11th शेड्यूल। 11th, हाँ 9th पार्ट तो हो गया। हाँ, क्या बोल रहे हो? ठीक है चलो,
9th पार्ट एंड 11th शेड्यूल, ठीक है। ओके, इसके अलावा कितनी पावर्स लिखी गई हैं इसके अंदर? 29 पावर्स अलॉट की गई हैं इसको, ठीक है। एज कितने मिनिमम इलेक्शन लड़ने के लिए? 21 ईयर्स ऑफ एज इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा आपकी जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, क्या वो है यहाँ पे? है। एंड वीमेन के लिए कितनी है? और मेल के लिए? नो, 0। SC ST के लिए बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, और ओबीसी के लिए नॉट अ कंपल्सरी प्रोविजन, बट अगर लगता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो जो बुक में टॉपिक्स लिखे गए, जो बुक्स में हेडिंग थी, वो आपके लिए इनफ है पढ़ना, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि आपके जो इलेक्शंस हैं वो हर एक लेवल के ऊपर क्या होंगी? डायरेक्ट इलेक्शन होंगी, लेकिन जो आपके चेयरमैन होंगे, जो चीफ होंगे हर एक लेवल के ऊपर, वो आपके इनडायरेक्टली भी इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो बाकी मेंबर्स वगैरह वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे आपके। तो अगर कोई भी पूछे आपकी पंचायत में इलेक्शन कैसे होती है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, यू विल से मिक्स। यू वॉन्ट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यू विल से मिक्स। अब सेम टू सेम क्वेश्चन आपका CDS में आया था इसी साल आपका अप्रैल में भी, कि अगर आपको डिफाइन करना हो इंडिया का इलेक्शन सिस्टम, तो आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट। तो वहां पे भी आंसर क्या है आपका? मिक्स। इंडिया में डिफरेंट पोस्ट के लिए आपका इलेक्शन का सिस्टम है वो आपका अलग है। तो इंडिया डज नॉट हैव योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ना ही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है कुछ आपके इलेक्शंस के, जो कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है, तो हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली। तो इंडिया में वो नहीं है, इंडिया में क्या है आपका? मिक्स सिस्टम है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके ओके, ड्यूरेशन कितनी है पंचायत की? 5 ईयर्स की ड्यूरेशन आपकी पंचायत की। इसके अलावा अगर सपोज पंचायत को हम डिसॉल्व कर सकते हैं बीच में, अगर पंचायत को हमने डिसॉल्व कर दिया, तो जो नई पंचायत आएगी, ठीक है, वो कितने समय के लिए आएगी? जो रिमेनिंग टर्म होगी, ठीक है। अब होता है क्या है कि अगर आपका प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट 30 साल में उसकी डेथ या कुछ भी अच्छा चीज बोलते हैं, रिमूव कर दिया गया उसको, ठीक है, तो जो नया प्रेसिडेंट आएगा उसको कंप्लीट टर्म मिलेगी, ठीक है। उसको अलग से क्या मिलेंगे? 5 साल मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पंचायत ने 3 साल में कुछ घपला घुपला कर दिया, इन्होंने रोड दिखाई नहीं, गायब भी हो गया, ठीक है, तो अगर इनको रिमूव कर दिया गया, जो नई पंचायत आएगी वो आपकी सिर्फ आएगी 2 साल के लिए। मतलब नई पंचायत हमेशा रिमेनिंग टर्म को ही सर्व करेगी, उसको पूरी कंप्लीट टर्म नहीं मिलती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं इसलिए पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर जो भी लॉ बना दे और उसमें जो भी क्राइटेरिया रख दे वो मानना पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने सड़क में थूक दिया तो इनको रिमूव कर देंगे, कर देंगे। स्टेट ने जो भी लॉ बना दिया आपका रिमूव करने के लिए, इनको वो लॉ आपका बिल्कुल मान्य होगा। इनकी इलेक्शंस कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगी आपका। और एक बात याद रखना है कि इलेक्शन के रिगार्डिंग अगर कोई भी मुद्दा है, कोई भी डिस्प्यूट है, उसको कौन सॉल्व करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। ये अकेला एक नया चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपका कोई भी इलेक्शन के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उसमें कोर्ट अपनी बात नहीं रख सकता आगे। पहली बार ऐसा कुछ लिखा गया आपका संविधान में, इसलिए याद रखना है कि पंचायत की जो भी इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें आपका कोर्ट वगैरह कुछ नहीं बोल सकता कि सही हुई है, गलत हुई है, इसको डिसॉल्व करो, इसको नया करो। वो पूरी पूरी पावर किसके हाथ में? आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में। जैसे आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में गड़बड़ हो जाती है, तो वहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल कि किसको जाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। PM के इलेक्शन में, लोकसभा में कोई गड़बड़ होगी, कहाँ जा सकते हो आप? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इलेक्शन वगैरह पंचायत की होती है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी की भी कोई भी पावर नहीं है। द कंप्लीट पावर इज इन द हैंड ऑफ योर स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा पावर्स और फंक्शंस का आर्टिकल हमने देख लिया यहाँ पे। फाइनेंसिस की पावर है इनके पास कि नहीं है? दी जा सकती है, ना है ना ही नहीं, कुछ नहीं कह सकते आप, यस और नो कुछ नहीं कह सकते। तो इनके पास पावर है, वो पावर दी जा सकती है। एंड हु विल गिव देम द पावर? स्टेट गवर्नमेंट पावर अलॉट करेगी, और जो पावर प्रोवाइड कर दी वो कर दी, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जेम्प्टेड एरियाज भी हैं आपके, जैसे शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ द हिल्स ऑफ मणिपुर, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके अलावा वहीं पे ना आप एक और चीज लिखो, और भी एरियाज वगैरह हैं, ठीक है। लिखो JNK, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, एग्जेम्प्टेड स्टेट्स हैं आपकी ये। JNK, नागालैंड,
मेघालय एंड मिजोरम, ये भी आपके एग्जेम्प्टेड एरियाज के अंदर आते हैं, प्लीज ऐड कर लो। ये एक मिस्टेक है, एक लाइन मिस हो गई है वहां पे लिखना। ओके, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, ये कंप्लीट स्टेट्स है। यहाँ पे अगर नहीं भी हुई आपकी पंचायत की इलेक्शंस तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ आपके सर्टेन एरियाज और हैं जो डेजिग्नेट किए गए हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ एग्जांपल्स क्या हैं आपके, हिल एरियाज ऑफ मणिपुर, मतलब मणिपुर पूरा पूरा एग्जेम्प्टेड नहीं है, सिर्फ मणिपुर के हिल एरियाज एग्जेम्प्टेड है। और दार्जिलिंग जो आपका वेस्ट बंगाल है, पूरा पूरा वेस्ट बंगाल एग्जेम्प्टेड नहीं है, सिर्फ दार्जिलिंग रीजन, ठीक है, जो गोरखा काउंसिल के अंदर आता है आपका, वो एग्जेम्प्टेड है आपका। इसके अलावा एक और चीज है कि आपका जो कोई भी लॉ अगर पुरानी पंचायत बनाती है, हालांकि लॉ मेकिंग की पावर इनको दी जा सकती है, कुछ भी लॉ कोई भी स्कीम लेके आती है तो वो स्कीम आपकी उनके जाते ही खत्म नहीं हो जाएगी, वो कॉन्टिन्यूस रहेगी आपकी। ठीक है, ये सब चीजें हैं, बस एक लिस्ट बना लो यहाँ पे। ये पावर्स आपने पढ़ी है ना बुक में, क्योंकि अगर आपने लिखी नहीं है और पढ़ भी नहीं रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब अपना टिक कर लो कि कौन कौन सी कंपल्सरी, कौन कौन सी वॉलंटरी है। आपने वहां पे लिखा हुआ है ना कि आपका रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो उसके आगे लिखो वी, जो पावर्स है ना वहां पे, ये आपकी वॉलंटरी है आपका। ठीक है, इसके अलावा जो आपके 29 फंक्शनल मुद्दे हैं, ये भी आपका वॉलंटरी है, जो जो पावर देनी है वो पावर दे सकते हो आप। और ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर, ये भी क्या है, वॉलंटरी है आपका। मतलब स्टेट्स को कुछ चीजें जो है वो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जैसे आपका फाइनेंशियल पावर देनी है कि नहीं देनी है, ये स्टेट के पास ऑप्शन है। ठीक है, 29 मुद्दों की जो लिस्ट है आपकी, उसमें से कोई पावर देनी है कि नहीं देनी है, वो भी किसके पास ऑप्शन है आपका, स्टेट के पास ऑप्शन है आपका। ठीक है, और बैकवर्ड क्लासेस को सीट्स देनी है कि नहीं देनी है, रिजर्व करने की नहीं करनी है, दैट इज ऑल्सो पावर इन द हैंड ऑफ स्टेट्स। ओके, so now we will start with your municipalities. Okay, so now we are coming to the municipalities. तो municipalities क्या है, आपका एक अपडेटेड वर्जन है किसका, पंचायती राज का, शहरों के लिए। ठीक है, एक PDF भेजूंगा आपको, एक आध पेज का ही है, उसमें ना बात की गई है आपके पैसा एक्ट की। आपके ना 2 क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस में ईयर्स में, 5 सालों में। तो हालांकि डिफिकल्ट पार्ट है, इसको पढ़ने के लिए तो टाइम वेस्ट ही है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को टाइम मिलता है, आप थोड़ा पेशेंस है आप में, तो आप इसको रीड कर लेना, कुछ और मेरे से पूछ लेना। हालांकि सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं आपके, 5 जितना भी टाइम में आए हैं ना आपके। तो पैसा एक्ट जो है आपका वो पंचायत के रिगार्डिंग ही है आपका। ठीक है, तो इसके नोट्स जो है आपको मैं भेज दूंगा। अगर मैं इसको पढ़ाने लगा तो कम से कम आप लगा चलो 45 मिनट लग जाएंगे इसके अंदर। तो एक बार खुद रीड मार के देखना, इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है। अगर आपको लगता है कि बाकी चीज़ें क्लियर है, इसको भी पढ़ना तो मैं पढ़ सकता हूँ, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, बट मैं अपने पार्ट पे आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, 1-1.5 पेज होगा जैसे ज़्यादा। पंचायती राज का ही जो आपका अपडेटेड फॉर्म है फॉर अर्बन, वो क्या बन जाता है आपका, म्यूनिसिपैलिटीज। नाइनटीन 92 में आपकी 2 अमेंडमेंट आती हैं, एक आती है आपकी 73rd, एक आती है आपकी 74th। ठीक है, तो 74 से क्या ऐड होता है आपका, म्यूनिसिपैलिटीज। अगर हमने सिंपल तरीके से बताना हो म्यूनिसिपैलिटी क्या है, तो ये है आपका अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो भी आपने प्रोविजंस लिखे हैं पंचायत के लिए, वो आपके एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे आपका पंचायती राज के 3 टायर होते हैं, ये 3 टाइप्स होते हैं। वो 3 लेवल पे ना आपका पंचायती राज, कौन कौन सा लेवल है आपका, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, वो 3 टायर है। इसके 3 टाइप है, और वो तीनों के तीनों टाइप है आपका टाइप ऑफ एरिया के बेसिस के ऊपर और उसकी पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर, जिसके ऊपर हम आएंगे आपका। बट
फिलहाल कुछ छोटी मोटी चीजें लिखनी है तो आप इसको लिखो। तो हेडिंग तो म्यूनिसिपैलिटीज और सिंपल वर्ड में डिफाइन करो, इट इज अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लिख लिया? तुम लिखते भी हो कि नहीं? लिखो, द सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, द सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट was कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, मतलब वही है, उसको मान्यता देना संविधान की, was constitutionalized by 74th amendment of 1992। full stop। देखिए, at the central level the subject of urban local government, at the central level the subject of urban local government is dealt with by the following three ministries, is dealt with by the following three ministries। पहला आप लिखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। पहली मंत्रालय जो आपका देखता है म्यूनिसिपैलिटीज को, वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। अब ब्रैकेट में लिखो 1985, तब क्रिएट हुई थी आपकी। 1985 में एक और अमेंडमेंट आई थी बड़ी इंपॉर्टेंट सी आपकी, है कुछ याद आपको? कोई अमेंडमेंट आई थी अभी 1985 में, इन्होंने पार्लियामेंट पढ़ा वो तो बताओ कम से कम। एंटी डिफेक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका, लिखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कुछ ऐसे शहर होते हैं जहाँ पे आपकी फौज भी होती है, जिसको हम कहते हैं कैंटोनमेंट। तो अगर कैंटोनमेंट में कोई आपकी अर्बन गवर्नमेंट बन रही है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन डिसाइड करेगा आपका? ठीक है, तो आप लिखो इन केस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स, इन केस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स। कोई है आसपास कैंट आपका? यहाँ पे चंडी मंदिर कैंट है, अम्बाला है चंडी मंदिर। चंडी मंदिर कैंट है? कैंट में नहीं आता मेरे ख्याल से। कैंट तो पूरा पूरा शहर ही आपका हो जाता है। चंडी मंदिर तो आपका एक कमांड है नॉर्मल सी, कैंट नहीं है वो आपके। हाँ जी, और कोई कैंट? योल कैंट, हाँ। धर्मशाला कैंट है। जब जब आप कैंट के एरिया में होते हो ना, कैंट के एरिया में आपका जो घर है उसकी तीसरी मंजिल नहीं बन सकती, ये रूल्स वगैरह होते हैं। और ये सब कौन सेट करता है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं वहां के। क्यों? जितना ऊंचा होगा दिखता रहेगा सबको अंदर का क्या चल रहा है कैंट के अंदर। ठीक है, चलो अगला आप लिखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तीसरा मंत्रालय जो देखता है इन चीजों को वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपका उस एरिया के, जो आपका यूटी है ना, जैसा वो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ भी आपका एक शहर है और एक यूटी भी है आपका। और तो यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो क्या बनेगी? आपकी म्यूनिसिपैलिटी बनेगी। तो इसको कौन चेक करेगा? आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो नॉर्मल आपकी लोकल गवर्नमेंट्स होती है उसको कौन देखता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। लेकिन अगर कोई मिलिट्री का एरिया है तो वहां की इलेक्शंस वगैरह वहां का प्रोसीजर कौन करेगा? आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और अगर यूटी में आपको अर्बन लोकल गवर्नमेंट बनानी है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हु विल सेट? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मंत्री? ठीक है, एक्चुअल में इनके लिए ना बहुत छोटी मोटी कमिटीज हैं, कोई बड़ी कमिटी आपकी नहीं आई है, तो वी आर इग्नोरिंग कमिटीज। ऐसा है कि आपका जब लोकल की बात मान ली गई ना, तो उसके साथ बोला कि हाँ यार, काफी लोगों ने बोला था कि शहर के लिए अलग सिस्टम होना चाहिए, चलो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वी डोंट हैव टू राइट मच अबाउट द कमिटीज हियर। ठीक है, जो आपकी सबसे वास्ट बुक है पॉलिटी की, वहां पे अगर नहीं लिखी हुई है चीजें, तो आई डोंट थिंक कि इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें याद करने की जरूरत भी है। ठीक है, एंड नेवर एवर आई हैव सीन एनी क्वेश्चन की जो भी आपका इस कमेटी के रिगार्डिंग आया हो, तो हम सिंपल आप हेडिंग दे दो 74th अमेंडमेंट। सिंपल गिव द हेडिंग 74th अमेंडमेंट, जिससे ये सब कुछ आया आपका।
74th अमेंडमेंट से आप एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9A। एक पंचायती राज में क्या पार्ट 9 है और म्यूनिसिपैलिटी क्या पार्ट 9A। अभी कोई चीज बता रहा हूँ, वो मैं तो टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, लेकिन फिर भी याद रखो। एक है आपका पार्ट 9B। अब ये किसके रिगार्डिंग है? ये है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज? आपको मैंने हल्का सा ब्रीफली बताया भी है कि इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम गवर्नर डिस्कस कर रहे थे, याद करो, क्योंकि गवर्नर किसी भी एक कोऑपरेटिव मूवमेंट के आदमी को क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। किसका किसका मेंबर अपॉइंट कर सकता है? एलसी का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर अपॉइंट कर सकता है। बेसिकली लोग कंबाइन करके अपने बिजनेस रन। ठीक है, तो आपका जो 97th अमेंडमेंट है 2011 की, उसके तहत आपका ये सिस्टम जो है वो ऐड किया गया था। उसके तहत आपका एक नया पार्ट ऐड किया गया था, पार्ट 9B। ठीक है, तो लिखो दिस एक्ट एडेड अ न्यू पार्ट 9A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। This act added a new part 9A to the Constitution of India. It consists of provisions from Article 243। पहले क्या था आपका पंचायत तक? वो था, फिर क्या आएगा? P2 243ZG। ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं आपके। कितने आर्टिकल्स हो जाएंगे इसके? P से लेकर Z तक करो, उसके बाद फिर Z से लेकर 6 और ऐड कर दो। 6 क्या, 7 और ऐड कर दो। ये आर्टिकल्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, मतलब हम कितने नए आर्टिकल ऐड कर लेते, तो हमने क्या किया, सब पॉइंट बना के उसको नंबर देते गए हम लोग। ठीक है, देखो, इट ऑल्सो एडेड अ न्यू शेड्यूल। तो जैसे इसके लिए आपने कौन सा शेड्यूल ऐड किया था? 11th शेड्यूल। तो इसके लिए कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया आपका? 12। तो लिखो, इट ऑल्सो एडेड अ न्यू शेड्यूल, दैट इज शेड्यूल नंबर 12। लिखिए, इट हैज 12, sorry, it has 18, sorry, it has 18 functional items. It has 18 functional items of म्यूनिसिपैलिटीज। मतलब कि म्यूनिसिपैलिटी से क्या आपके 18 फंक्शंस हैं और पावर्स हैं, वो कहाँ मेंशन्ड है? आपकी शेड्यूल नंबर 12 में। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल नंबर 243W, 243W। और जो सेम आर्टिकल आपका म्यूनिसिपैलिटी पंचायत के लिए है, वो कौन सा आर्टिकल है आपका? 243G। ठीक है, G और W आपके दो आर्टिकल है जो डिफाइन करते हैं आपका पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एज वेल एज पंचायत। ठीक है, अगर आप आर्टिकल्स को रिलेट करोगे ना आपस में, इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, देयर इज वन थिंग दैट आई ट्राइड, कि जो भी आपके हिस्ट्री में आप लोग काफी फंसते होंगे ना, तो वेन एवर वी आर ट्रैवलिंग यूजुअली बाइक वगैरह के ऊपर ना, तो मैं गाड़ी के नंबर दिखते रहते हैं। सबसे कॉमन साइड होती है, आपको गाड़ी के नंबर दिखते हैं, तो गाड़ी के नंबर के ना पीछे के 2 डिजिट देख लो कि कुछ हुआ था हिस्ट्री में ऐसा कि नहीं हुआ था। तो दिस इज हाउ आई यूज टू, मतलब सोचता था कि मतलब इसके आसपास कोई इवेंट हुआ था कि नहीं हुआ था। जब आप चीजों को रिलेट करो तो आपको बेटर याद होता है। और कभी भी अगर डेट याद करनी है ना, कोई एक डेट आपको अच्छे से याद है, जैसे आपको 1947 याद है, तो आप ऐसे याद करो कि 1947 के 2 साल बाद ये हुआ था, 10 साल बाद ये हुआ था, 10 साल पहले ये हुआ था। इससे क्या होगा, आपको चीजें याद करना बड़ी आसान हो जाएंगी। अदरवाइज आप रैंडमली कोई भी डेट याद नहीं कर पाओगे। वेन यू, अगर आपको एक डेट को याद है, देखो सिंपल सी बात है, आपको 1947 याद हो सकती है, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे आपको 1905 भी आराम से याद हो जाएगी, आपको 1919 भी आराम से याद हो जाएगी, आपको 1917 भी याद हो जाएगी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं आपके। फिर आपको 1929 याद हो जाएगी आपकी, फिर आपको 1935 याद हो जाएगी। फिर जो बाकी बीच की डेट्स है ना, वो आप ऐसे याद करो कि 2 साल पहले क्या हुआ था, 2 साल बाद में क्या हुआ था, तो इससे आपकी क्रोनोलॉजी बहुत अच्छी सेट हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई डिड एंड आई फाउंड इट द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू रिमेंबर द डेट्स। इसके अलावा और कोई टेक्निक मेरे को नहीं लगता। आप रॉ फैक्ट्स तो कभी रट ही नहीं सकते। जितनी बड़ी आपको बुक दी गई है हिस्ट्री के लिए, आपको अगर मैं सही बोलूं तो
इतनी मोटी लूसेंट है आपकी, जिसमें साइंस भी होती है, जिसमें वो भी होता है। अगर आप लूसेंट को भी पेज बाय पेज याद करके चले जाओ ना, आप सीडीएस का निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि आपका पेपर नहीं निकलेगा। बट हाउ वुड यू रिमेंबर? फैक्ट्स तो हैं उसके अंदर, बट वो ये ना कि कहानी नहीं है। तो अगर आपको कहानी थोड़ी से पता हो जाए तो आपको वो बुक दी गई है इतनी मोटी, ठीक है। तो आप चाहो तो अपने पार्ट पर बुक को पढ़ सकते हो, आई डोंट थिंक कि कोई यह दिक्कत वगैरह आपको आने वाली है, ठीक है। और एक ही एडवाइस है कि अगर आपने हिस्ट्री पहले पढ़ी हुई है ऑलरेडी, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उसके अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मैं इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि कितने क्वेश्चन हमारी बुक से आ रहे हैं वगैरह वगैरह, यार इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि एक बैच आते अगला बैच आ जाता है। बट मैं इतना आपसे बेट कर सकता हूँ कि मतलब काफी क्वेश्चंस हैं जो आपके उस बुक में से आ जाएंगे। आपके जो बुक में आपके एंशिएंट के बाद जो क्वेश्चन है आपके 100 क्वेश्चन हैं, फिर मिडिल का 100 क्वेश्चन हैं आपके, फिर मॉडर्न का 100 क्वेश्चन है। दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एफकेट। और जो क्वेश्चन आपके एंड में इकट्ठे 600-700 क्वेश्चन जो हैं, दीज आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर सीडीएस। तो भले इसके ऊपर सीडीएस लिखा है, बट द बुक हैज बीन मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ सीडीएस एज वेल एज एफकेट। जो वन वर्ड वाले आंसर होते हैं ना वो आपके एफकेट में आते हैं, और जो आपके लंबे स्टेटमेंट वाले होते हैं वो आते हैं आपके सीडीएस में। तो दोनों का ध्यान रखा के आप देख लेना उसको एक बार, ठीक है। चलिए, तो लिखो आप सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। तो जो आपका एक्ट आया 74 अमेंडमेंट के तहत, उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो आप देख सकते हो। आपके वहां पहला फीचर क्या लिखा था लोकल गवर्नमेंट में? रिटायर गवर्नमेंट। आपको मैंने कहा था वहां पे टायर है, तो यहाँ पे क्या है आपका टाइप है। तो आप लिखो इट आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। देखो याद रखना 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आपके एक्ट ने आइडेंटिफाई की है, लेकिन आपकी म्यूनिसिपैलिटीज 8 टाइप की है टोटल, ठीक है। आपके एक्ट ने 3 टाइप की आइडेंटिफाई की हैं, लेकिन इंडिया में आपकी 8 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज होती है। आपको मैं लिखा दूंगा कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एज पर द एक्ट। पहली लिखो नगर पंचायत। तो फर्स्ट तरह क्या होती है आपकी नगर पंचायत। अब ना इसका नाम देख के आप समझ सकते हो, नगर मतलब शहर और पंचायत मतलब गांव वाला सिस्टम आपका। तो बेसिकली ये वो एक एरिया है जो आपका धीरे धीरे शहर बन रहा है, ठीक है। ये जो नगर पंचायत वगैरह है ना आपकी, ये नगर पंचायत आपकी अशोका ने भी बनवाई थी अपने समय में। सोचो कितना जरा एडवांस होगा थिंकिंग में आपका, कि ही हैड सम ऑफिसर्स कॉल्ड नगर अध्यक्षास, या जिसको नगारिकास कहता था वो। तो ये बेसिकली क्या था, आपके म्यूनिसिपल कमिश्नर हुआ करते थे आपका। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका दिमाग घुमा के रख देते हैं कि मतलब 2000 साल पहले मतलब बंदा इस लेवल पे सोच सकता था। तो नगर पंचायत मतलब क्या है, वो रूरल एरियाज जो ट्रांजिशन कर रहे हैं एक अर्बन एरिया में। जैसे अगर चंडीगढ़ की बात करें तो खुड्डा लोहरा हो गया, नया गांव हो गया, ठीक है। दीज आर अर्बन एरियाज, बट स्टिल दे हैव सम एलिमेंट्स ऑफ रूरल एरियाज। तो क्या कहते हैं वहां पे, उसको हम कहते हैं आपका नगर पंचायत, ठीक है। तो लिखो बेसिकली इट इज फॉर एन ट्रांजिशनल एरिया। नगर पंचायत किसके लिए कहां बनाई जाती है आपके, ठीक है। बेसिकली दीज आर फॉर द ट्रांजिशनल एरियाज, that is an area that is an area which is in transition from a rural area to an urban area, which is in transition from an rural area to an urban area। अब अगला आप लिखो म्यूनिसिपल काउंसिल। ये सेकंड टाइप की म्यूनिसिपैलिटी होती है, एक होती है आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल। ये बेसिकली होते हैं आपका स्मॉलर अर्बन एरियाज। दीज आर बेसिकली फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज। अब इसमें आप लगा सकते हो कि पॉपुलेशन आप लगा सकते हो 1 से लेकर 10 लाख तक, अगर क्राइटेरिया हम देखें पॉपुलेशन का तो, ठीक है। हालांकि इसका क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, क्राइटेरिया सिर्फ मेंशन है म्यूनिसिपल कमीशन का, ठीक है। तो लास्ट में आपकी कौन सी आती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। थर्ड टाइप आता है आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन।
इसमें आप लिखो फॉर अ लार्जर अर्बन एरिया, फॉर अ लार्जर अर्बन एरिया, और वो कौन से एरिया है जहां पे पॉपुलेशन है आपकी 10 लाख से ऊपर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहते हैं जिसको हम, ठीक है। तो चंडीगढ़ में आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगी, दिल्ली में आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगी, आपको मुंबई में क्या देखने को मिलेगी, आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। जलंधर जैसे एरिया में क्या दिख जाएगी आपको, म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है। और जो छोटे मोटे आपके सब अर्बन एरियाज होंगे जैसे नया गांव एंड ऑल, वहां पे क्या दिखने को मिल जाएगी आपको, नगर पंचायत, ठीक है। तो ऐसे आपका काम करती हैं चीजें। तो आपका 3 टायर नहीं है, 3 टाइप है, टायर आपका एक ही है, ठीक है। और जैसे वहां पे आपकी इलेक्शंस डायरेक्ट हुई थी, यहाँ पे भी क्या प्रोसीजर होगा आपका, इलेक्शंस डायरेक्ट होंगी आपकी, ठीक है। तो आप लिखो सेकंड पॉइंट लिखो कॉम्पोजिशन, ये 3 टाइप्स हो गया आपका कॉम्पोजिशन है। आप कॉम्पोजिशन आप लिखो, देखो ऑल द मेंबर्स ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी, देखो चाहे नगर पंचायत है, चाहे म्यूनिसिपल काउंसिल है, चाहे कॉर्पोरेशन है, सिंपल लिखो ऑल द मेंबर्स ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी shall be elected directly, shall be elected directly by the people of the municipal area. Done. ठीक है, for this purpose, for this purpose every municipal area shall be divided into, every municipal area shall be divided into wards, WARDS। जैसे हम कहते हैं ना कि आपका विधानसभा क्षेत्र, जैसे सपोज आपका कोई एमएलए है, तो वो उसको किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों ने चुना हुआ है आपका, तो जिस एरिया के लोगों ने चुना है उसको हम कहते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उसको हम वही कहते हैं कि आपका विधानसभा का क्षेत्र कौन सा है, सभा क्षेत्र कौन सा है आपका, कि कहाँ के लोगों ने आपको चुना है। तो वैसे ही आपका किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो आपका गवर्नमेंट वगैरह होगी, तो मतलब सिंपल क्या होता है इसमें, इसमें आपका एक होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो आपका हेड होता है आपका, ठीक है। सपोज आपका चंडीगढ़ है, इसको हमने बांट दिया 10 सेक्टर में, ठीक है। इन 10 सेक्टर में से आपका एक एक बंदा चुन के जाएगा, ठीक है। और इन 10 बंदों का बाद में क्या चुनेंगे, अपना एक एक हेड चेयरमैन चुनेंगे अपना, ये सिस्टम होता है इनका। ये गांव जैसा नहीं होता है आपका। चंडीगढ़ में क्या होता है, आपका 15 सेक्टर हो गया, वो अपना एक वार्ड बन गया, 16 सेक्टर हो गया अपना एक वार्ड बन गया, 19, 35, 34 जो भी सेक्टर का बन गया आपका एक वार्ड बन गया। हर एक वार्ड अपना एक क्या चुनेगा, रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा। और जब इनकी पहली मीटिंग होगी इन सब रिप्रेजेंटेटिव्स की, तब ये क्या करेंगे, अपने में से किसी को चुन के क्या बना देंगे, आपका एक म्यूनिसिपल कमिश्नर बना देंगे, आपका जो चेयरमैन बना देंगे, आपका चेयरमैन ऑफ काउंसिल जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं आपका मेयर। ये बेटर वर्ड है आपका मेयर इसके लिए, ठीक है। तो जैसे वहां पे आपका जिला परिषद होता है सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर, यहाँ पे कौन होता है आपका मेयर, सबसे हायर लेवल के ऊपर। लेकिन वो जिला परिषद भी क्या आपका 3-4 लेवल, तीसरे लेवल के ऊपर आता है। पहले लेवल पे इनका सबसे बड़ा ऑफिसर आ जाता है, कौन है आपका, वो मेयर होता है, ठीक है। तो आप लिखो द स्टेट लेजिस्लेचर may provide for, the state legislature may provide for the manner of elections, may provide for the manner of elections of the chairman या chairperson, chairman या chairperson of a municipality। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो मेयर, दैट इज मेयर। अब अगला है आपका थर्ड पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। इसमें लिखो सेम एज पंचायती राज, सिंपल। लिख लिया। फिर आप लिखो ड्यूरेशन, इसमें भी सेम लिखो, सेम एज पंचायती राज।
फिर आप लिखो डिस्क्वालिफिकेशन, अगेन सेम, फिर लिखो स्टेट इलेक्शन कमीशन will supervise and direct the elections of the what municipalities. फिर नेक्स्ट लिखो आप पॉइंट पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल नंबर 243W, पावर्स एंड फंक्शंस का आर्टिकल कौन सा 243W। फिर आप लिखोगे एज मेंशन्ड इन शेड्यूल नंबर, जल्दी बताओ, 12। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो फाइनेंसिस, नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंसिस, आप एरो देके लिखो एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, as determined by the state legislature. तो आप लिखो exempted areas, नंबर 1 लिखो scheduled and tribal areas of the states, scheduled and tribal areas of the state, and Darjeeling region of the West Bengal, ठीक है। और है आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ कि नहीं, इतना ही है। इसके अलावा कुछ है नहीं आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना, तो आई डोंट थिंक मतलब वी हैव टू डिस्कस मोर अबाउट दिस। जो क्वेश्चंस वगैरह हैं इसके अंदर आप कर सकते हो। बस एक चीज जो आपको थोड़ा तंग कर सकती है यहाँ पे, ये वो है आपका पैसा एक्ट, ठीक है। तो पैसा एक्ट जो है उसके आपका नोट्स अगर मैं भेज दूंगा आपको, तो पैसा एक्ट हम कर लेंगे। अदरवाइज मेरे पॉइंट से मतलब जितनी चीजें हमने करी है म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे आपका कमिटीज है। कमिटीज को मत भूलो, कमिटीज में क्या डिफरेंसेज है उसको याद कर लो। और बाकी आपको मैंने बताया कि जो भी चीजें हमने डिस्कस करी है पंचायती और म्यूनसिपैलिटी की, ऑलमोस्ट चीजें जो है वो पैरेलल ही है। एज हो गया, ड्यूरेशन होगी, क्वालिफिकेशंस होगी, ऑल आर पैरेलल, तो वो सब चीजें आपकी सेम ही है। तो अगला टॉपिक मैंने क्या बताया था आपको करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज बताया था, पर वो छोटा सा ही अजीब सा टॉपिक है आपका भी। ओके, एक है टॉपिक आपका पॉलिटिकल पार्टीज, एक है आपका जुडिशरी, और एक है आपका, और एक है आपका स्टेट स्टेट रिलेशंस। एक काम करते हैं, जुडिशरी कर लेते हैं, इसके बाद फिर ये करते हैं सेंटर स्टेट, मतलब इसको एक टॉपिक बना देते हैं, इसको दूसरा टॉपिक बना देते हैं, इसको बनाएंगे हम तीसरा टॉपिक। इसके अलावा आपके कुछ टॉपिक हैं बुक के अंदर में, बुक पकड़ाओगे एक बार, जो टॉपिक आपने खुद रीड मार लेना वो अभी टिक कर लेना आप लोग। एक एंटी डिफेक्शन हो गया, एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, ये खुद पढ़ने हैं आपने, 2-3 पेज के टॉपिक्स हैं, कर सकते हो आप। एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया और एक हो गया आपका एंटी डिफेक्शन, ये खुद पढ़ लेना, बाकी सारे टॉपिक्स इस बुक के मैं करवा दूंगा अपने आप ही। जो आखिरी के 2 चैप्टर हैं आपके पूरी की पूरी बुक में, जो आखिरी की है ना वो इमरजेंसी में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हो गया आपका करने के लिए, एक हो गया टॉपिक आपका अमेंडमेंट का जो शुरुआत में है, एक ये करवा दूंगा, और एक हो गया आपका इमरजेंसी।
तो जिन लोगों ने शुरुआत से पढ़ा है, शुरुआत का टॉपिक मैं बताता हूँ कौन कौन सा है, सेलिएंट फीचर्स। तो जिसने इस टॉपिक से पढ़ा है उसकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी जब मैं टॉपिक्स करवा दूंगा आपको, ठीक है। और जैसे ही उसकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, ये पॉलिटी क्लास आपकी शिफ्ट हो जाएगी आखिरी में, ठीक है। और इसकी जगह होगी आपकी हिस्ट्री की क्लास। तो मतलब जिसको लगानी है वो क्लास लगाए, जिसको नहीं लगानी है बता सकता है ना, मैं प्रेशर नहीं करूँगा किसी चीज़ के लिए। जिसका हो चुका है वो रिवाइज करे, ये पॉलिटी की शिफ्ट हो जाएगी। और जो हिस्ट्री वाली फिर मैं वो ले लूंगा, ठीक है। हिस्ट्री वाली जो क्लास है आपको मैं पहले बोल देता हूँ, कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन हो जाएगी पूरी कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि मेरे को लेना पड़ेगा एक ब्रेक, जरूरी है, अवॉइड नहीं कर सकता उसको। तो उस टाइम के लिए वो क्लास ऑनलाइन हो जाएगी बीच में, शायद 1 या 2 हफ्ते के लिए, ठीक है। बट उस टाइम क्लास 1 घंटे की रखूंगा। जब ऑफलाइन होगी तब रखूंगा मैं 1.5 घंटे की क्लास, ठीक है। और जब ऑनलाइन क्लास होगी तो ऑब्वियसली आपका यहाँ का टाइम कम होगा और आपकी क्लास हुआ करेगी इवनिंग में, ठीक है। जो हम लोगों ने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, हम पहले ऑनलाइन ही पढ़ाते रहे, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते रहे पहले, ठीक है। तो वी ऑल नो कि मतलब हाउ टू टीच ऑफलाइन, ऑनलाइन तो डोंट वरी कि गलत पढ़ाएंगे कुछ। तो क्लास एंड कर लें आज के लिए, यू कैन ऑल्सो टेक अ ब्रेक इफ यू वांट।